मित्रों, इस लॉकडाउन के समय जो सबसे ज्यादा याद आने वाली चीज होती है वो होती है यायावरी, घूमना, नई नई चीजों को देखना, नए नए देशों को देखना। ऐसा लगता है कि जैसे मानो हम किसी परिकथा की खोज में निकले। और ये यायावरी तो शुरू से ही आपके मन में होती है, अधिकतर हम सबके मन में। मुझे बचपन से ही घूमने का शौक तो था, लेकिन कोई संभावना नहीं थी। लेकिन जब भी मैं बचपन में, बहुत छोटेपन में, माँ के साथ में भीड़ भड़क्के में, सेकंड क्लास के डब्बे में जो महिलाओं की बोगी होती थी, उसमें खिड़कियों से फेंके जाने पर बंडल की तरह, और लोहे के संदूकों पर बैठकर सुराही को पकड़े हुए जब हम जयपुर से आगरा, आगरा से भोपाल पहुंचते थे। शायद ये यात्रा मेरी बहनों और मेरी माँ के लिए बहुत कष्टकारक होती होगी, लेकिन मुझे तो बहुत आनंद। और ये आनंद मुझे इतना था कि ये साइकिल सीखना भी मेरा उस आनंद का ही एक कारण था कि मुझे जब साइकिल सीखी और मैं साइकिल पे जाने लगी तो मुझे लगा कि मानो मैं उड़ रही हूँ, यात्रा कर। फिर मुझे यात्रा के मौके मिलते रहे मेरी अपनी बहनों के मुकाबले में कुछ ज्यादा। जैसे मुझे 1 डेढ़ महीने की गाइडिंग जम्बूरी में जाने को मिल गया, या मुझे छोटे छोटे गाइडिंग के कैंपस में जाने को मिल गया, जो मेरी बहनों को नहीं मिला था। कैसे मिला मुझे नहीं मालूम, शायद मेरे भाग्य में था। और जब मैं कॉलेज में यानी यूनिवर्सिटी पहुंची तो तब मैंने साइकिल छोड़ दी थी, लेकिन मैं एक लंबी बस, जो लंबे रूट वाली बस लेकर बैठती थी, और मैं सोचती थी कि खिड़की से बाहर झांकते हुए जब पेड़ पौधे धूम आदि सब पीछे की ओर भागते हैं तो मुझे एक अलौकिक आनंद मिलता है। खिड़की से झांकना वो मेरे लिए यात्रा होती थी। देखते रहो चीजें बाहर भाग रही है, एक आनंद होता था, एक खुशी होती थी। शायद ऐसे में ही मैं कभी कल्पना की होंगी, मैंने कल्पना की कि काश मैं ऐसी गाड़ी में बैठूं जो कभी बंद ना हो। और भगवान ने सुन ली, और ऐसी सुनी कि इतने सालों तक पीछा नहीं छोड़ा। यानी जयपुर की लड़की सीधे केरल में पहुंच गई। कोई सीधी ट्रेन नहीं, ससुराल आगरा, कानपुर, आगरा होते कानपुर जाओ, फिर झांसी जाओ, फिर यानी 4 दिन 5 दिन की यात्राएं होती थी उस समय ट्रेन से। हस्बैंड इसरो में थे, लेकिन फिर भी इसरो की इतनी पॉकेट नहीं होती थी कि आप फर्स्ट क्लास में भी सफर करो, तो सेकंड क्लास में आप चलते चलते खरामा 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 केरल पहुंचते थे। देखिए, केरल आते ही थोड़ा मन भीग जाता था, क्योंकि वो हरे हरे पत्ते, हरियाली, झीलें, नारियल नारियल के दरख्त और नारियल के रेशे बनाते हुए लोग, मछुआरे, ये सब देखकर ऐसा लगता था ओह क्या अलौकिक है। और घर आ जाते थे हम, जो केरल में है। हालांकि केरल में आज भी मुझसे पूछते हैं आपका घर कहाँ है। भाई, मेरा तो एक ही घर है जो मैंने यहाँ बनाया। खैर, फिर हम यात्रा की ओर। विशेष रूप से उसके बाद में घर परिवार सब में लग गए, और विशेष रूप से मेरा घूमना 2008 में हुआ विदेशों में। उससे पहले मैं अपने देश में साहित्य के माध्यम से काफी घूमी। मैं छत्तीसगढ़ भी गई, मैं नॉर्थ ईस्ट भी गई, असम भी गई 2 बार, लखीमपुर तक पहुंचे हम लोग, अरुणाचल प्रदेश तक गए,
मेघालय भी गए और इसके बाद में जम्मू कश्मीर, लद्दाख आदि अधिकतर साहित्य की यात्राएँ थी मेरी। बिहार ज़्यादा नहीं हो पाए लेकिन और फिर जयपुर, दिल्ली में वहाँ गई थी तो त्रिवेंद्रम से दिल्ली का तो सफ़र चल रही था। लेकिन विदेशों में घूमना 2008 में शुरू। लेकिन मैं 2008 की बात नहीं करती क्योंकि मैं यायावरी की बात करती हूँ। तो मैं सबसे पहले आपको एक यायावर बंधुओं की बात से शुरू करती हूँ और वो 2014 की बात है। 2008 की बात फिर कभी सुनेंगे। तो 2014 से कुछ पहले वो साल ऐसा था कि मुझे बहुत अच्छे-अच्छे मौके मिले थे जो मुझे बहुत सालों से जिनका इंतज़ार था। इसमें अ, ऐसे मौके थे जैसे मुझे अ, यूनिवर्सिटी में अ, लॉस एंजल्स की एक यूनिवर्सिटी में मेरा मुझे आमंत्रण था, मुझे चीन में आमंत्रण था, मुझे ईरान में आमंत्रण था और मैं उस साल मैंने 5 यात्राएँ की। मज़े की बात ये है कि ये ईरान वाली यात्रा का मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये यात्रा मेरे हिस्से में कैसे आई, क्यों आई और कब आई। जब हुआ ये कि एक दिन मेरे लैंड फ़ोन की घंटी बजी, जो कभी कम ही बजती है और वहाँ से ये आया कि एक फ़ोन आया कि भई रति सक्सेना है। तो आपके लिए मैं ईरान के एम्बेसी से बोल रहा हूँ, दिल्ली से और हम चाहते हैं कि ईरान में जो फेस्टिवल है, जिसको हम कहते हैं द फसर पोएट्री फेस्टिवल, उसमें आपको आमंत्रण है। द फसर फेस्टिवल ईरान का बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, जो फ़िल्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ बड़े-बड़े फ़िल्मकारों को बुलाया जाता है और उसी के साथ में एक कविता का, शायरी का भी होता है जिसे द फसल पोएट्री फेस्टिवल कहते हैं। ये उसका ही एक हिस्सा है। तो जब ये आमंत्रण मिला तो मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि भई मेरा नाम कैसे पहुँचा? लेकिन फिर मुझे याद आया कि 2002 में मेहरुन्निसा नाम की एक महिला थी जिसने ऑनलाइन ही मेरी कविताएँ लेके उन्होंने अनुवाद किया था। मुझ पर एक इंटरव्यू भी लिखा था और वहाँ की कई पत्रिकाओं में उन्होंने छापा था, बड़ी पत्रिकाओं में। उससे पहले भी 2008 में, 9 में ईरान से कुछ कवि आए थे कृत्या में भाग लेने के लिए। उनके द्वारा भी कुछ पहुँचा होगा, उन्होंने भी कृत्या के माध्यम से कृत्या के बारे में लिखते हुए मेरे बारे में भी कुछ लिखा होगा। इस तरह से कुछ पत्रिकाओं में मेरा वहाँ छप चुका था और कुछ उन्होंने दिल्ली से पत्रिकाएँ मंगवाई और किसी तरह से मेरा चुनाव हो गया। वो चुनाव होना अ, एक केवल एक चांस की बात होती है कि आपका चुनाव क्यों हो गया, ये उन्हीं के हाथ में होगा। खैर अ, क्योंकि आपके जो चुनावकर्ता अलग होते हैं, आपके होस्ट अलग होते हैं और आपकी देखभाल करने वाले अलग होते हैं और भाषा एक बहुत बड़ी समस्या होती है, तो मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई कि कैसे हो। फिर पता पड़ा कि वो दिल्ली में है, तो मैंने कहा मैं दिल्ली आऊँगी तो आपसे मिलूँगी। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुँची थी किसी काम से तो शायद वो तो एम्बेसी थी, अपना काम कर रही थी। मुझे तो एक सूचना मिल गई कि आप वहाँ पर बॉम्बे जाइएगा, बॉम्बे का आप टिकट ले लीजिए, वहाँ पर रिएम्बर्स हो जाएगा। वहाँ पर आपका वीज़ा बना दिया जाएगा बॉम्बे में और आप स्टेशन से एयरपोर्ट से सीधा वहाँ की ईरानियन एम्बेसी का एक ऑफ़िस है, दफ़्तर है, वहाँ आप चले जाइएगा। तो मैं वहाँ दफ़्तर चली गई और ऐसा हुआ था कि उससे 1 वीक पहले ही मैं अमेरिका से आई थी और मुझे ईरान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये एक बहुत ही अजीब-सी बात होती है कि हमें अपने देशों की, अपने आस-पास के देशों के कल्चर के बारे में तब तक जानकारी नहीं होती है, जब तक हम जाकर मिलें या देखें नहीं। क्योंकि जो किताबों में लिखा होता है, जो अखबारों में होता है, वो बहुत कम होता है और हमारे इतिहास की किताबों में भी कम होता है। तो जब मैं वहाँ पहुँची तो एक महिला थी, सिर पे था, उन्होंने मुझसे उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी कोई फ़ोटो है? मैंने फ़ोटो दे दी। उन्होंने कहा, "बैठिए।"
थोड़ी देर बाद आके बोले कि आप यहाँ पर सिर पे पल्ला ले लीजिए, यहाँ का एक कानून है। मैंने कहा ठीक है, तो मेरे पास में एक शॉल था, मैंने सिर पे ले लिया। उसमें जाने से पहले मेरी बेटी ने कहा था कि आप पता लगा लीजिए कि वहाँ पर कैसी वेशभूषा क्या होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कपड़े के माध्यम से। तो मैंने जो मित्र वहाँ पर थे वहाँ पर उन लोगों को लिखा कि भई मैं ईरान आ रही हूँ और आप मुझे अपनी वेशभूषा के बारे में बताइए कि कैसी वेशभूषा। तो उसने कहा कि आपके हाथ तक, कलाई तक आपकी बाहें तक होना चाहिए और आपके पाँव टखने तक होने चाहिए और आप मोजे पहन लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो इसका मतलब हमारी जो पंजाबी ड्रेस है, वो वहाँ काम कर सकती है। तो मैंने जो इस तरह के कपड़े थे जो मेरे पूरे बाहों के कुर्ते थे और सलवारें थी, वो मैंने रख ली मोजों के साथ में और दुपट्टे रख लिए सिर पे ढकने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं खरीदती, इसलिए मुझे लगा कि कुछ जोड़ी कपड़े थे। वहाँ पे 10 दिन का था। तो हम वहाँ पर तो जब बॉम्बे पहुँचे तो उन्होंने मुझे 2 घंटे में मेरा वो दे दिया, इसके बाद कहा आप होटल चले जाइए, उसका पेमेंट हम कर देंगे। और इसके बाद में उन्होंने सीधा मुझे वहाँ पे कहा कि आप पेमेंट वहाँ सब हो जाएगा आपको। और इसका मेरा जो उन्होंने टिकट लिया था, वो शायद लास्ट मोमेंट में लिया है, तो वो फर्स्ट क्लास में था। तो मेरी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जब मैं वहाँ बैठने लगी तो एयर होस्टेस कहने लगे, "मैडम पीछे।" मैंने कहा कि, "भई मेरा टिकट यहीं का है।" क्योंकि उसको मेरी जो वहाँ से आई थी, त्रिवेंद्रम से होकर और मैं वहाँ पे 2-4 घंटे बैठ के गई थी। मतलब पूरा दिन बैठ के फिर मैंने फ्लाइट ली थी रात की, तो हालत खराब थी। रास्ते में हमको एक दूसरे देश में, खाड़ी के देश में मुझे रुकना पड़ा और तब तक तो मुझे सब ठीक लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं ईरान वाली फ्लाइट में बैठी, मैं आश्चर्यचकित रह गई। क्योंकि एकदम जो हँसा खिलखिलाते जो लोग थे वहाँ पर एकदम गुमसुम थे, एकदम चुप थे, एकदम चुप्पी-सी थी। और मैं जब वहाँ पे उतरी तो मैं सहम गई कि ये कैसा है? और सबने बिना कुछ बोले सीधे चल दिए बिल्कुल जैसे कोई किसी एक-दूसरे को नहीं जानते। एक वहाँ पे भारतीय था, तो उसने कहा आपके पास में वीज़ा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आया, उसने परमिट बोला तो मैंने कहा कि परमिट तो नहीं है। बोले आप वहाँ जाके ले लीजिए। मैं वहाँ गई तो बोले कि नहीं हम यहाँ तो नहीं बनाते, आपको इंडिया से लाना था। शायद पहले वीज़ा इंडिया में पहले उस समय इंडिया के अच्छे रिलेशंस थे, तो वहाँ पे वीज़ा की ज़रूरत नहीं थी। आप ऑन द स्पॉट वीज़ा ले सकते थे। लेकिन ख़ैर मेरे पास वीज़ा था, उसने देखा बोला आपके पास तो वीज़ा है, तो मैं चली गई। वहाँ पर किसी को भी कोई भाषा नहीं आती थी। मैं गई देखा सब ढके हुए, हाथ-पाँव सब ढके हुए हैं। मैंने भी अच्छी तरह से अपना दुपट्टे से सब ढक लिया और मैं आगे चली। जब मैं वहाँ पर पहुँची अ, वीज़ा के उन्होंने बिना कुछ कहे उसमें स्टैम्प लगा दिया और एक शब्द नहीं बोला। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊँ? लेफ्ट जाऊँ, राइट जाऊँ? भीड़ थी बहुत बड़ा। मैं खड़ी हो गई। मैंने एक पुलिस वाले से पूछा कि ये फेस्टिवल है इसमें मुझे बुलाया गया है। उसने हाथ हिला दिया कि नहीं जानते, चल दिया। फिर दूसरी बार बोला दूसरे से पूछा नहीं, मैं खड़ी रह गई। तभी नीचे से ऊपर की सीढ़ियों से उतरते हुए कुछ लोग दिखाई दिए और उनके पीछे-पीछे कैमरा था, जैसे कोई फ़िल्म वालों का होता है। और कैमरे में वो फ़ोटो ले रहे थे, जैसे आपके आगमन की। मैं वहाँ पे गई, तो उन्होंने वो मुझे अपना दिखाया कोड रति सक्सेना हाँ, और पीछे आने का इशारा किया। उनमें से किसी को भी इंग्लिश नहीं आती। गाड़ी में बैठ गई। मुझे भी पता नहीं कि वो लोग कौन है, क्या है? लेकिन मैंने यात्राएँ हमेशा ऐसे ही की हैं, कविता के माध्यम से। बैठ गई और पता पड़ा कि कम से कम आधा 1 घंटे का रास्ता था और मैं थक गई थी, तो सो गई। तो शायद खुर्राटे लिए होंगे, जब मैं वहाँ से उतरी तो अ, इशारे में उसने जो आगे बैठे हुए लोग बात कर रहे थे, तो अ, मेरे को खुर्राटे लेके मेरी मज़ाक बनाने लगे। मैं हँस दी, खुशी-खुशी।
वहाँ पर उतरने के बाद पहली बार मुझे जो व्यक्ति मिले जो मेरे सिलेक्शन कमेटी में थे, उन्होंने बताया कि मैं अ, अमेरिका में रहता हूँ और ईरानियन हूँ और मैं सिलेक्शन कमेटी में था। मैंने आपके सिलेक्शन में आपका किया था और हुसैन उनका नाम था और उन्होंने मुझसे अंग्रेज़ी में बात की। इसके बाद में कहा कि अपने बिल वगैरह दे दीजिए, आपको पैसा मिल जाएगा और हमें जाते ही वहाँ पर काफ़ी कुछ पैसे मिल गए कि आपके खर्चे के लिए। भई ये तो मुझे गिनना भी नहीं आता और मोबाइल का हमको सिम भी मिल गया। उस समय ईरान बहुत उन्नति में था, चल रहा था, पैसा था इसके पास। हमें जहाँ लेके गए थे वो 7 स्टोरी या 7 स्टार होटल था, आज़ाद होटल और हाँ, और वहाँ पर हम जो कमरा दिया गया था, जो सूट दिया गया था, मुझे अपनी लाइफ में सबसे बढ़िया सूट मिला था। 3 कमरे और ड्राइंग रूम और खाने का सामान और बाथरूम सब चीज़ें थी। मैंने कहा चलो आराम से एन्जॉय करेंगे। खाने के लिए बुलाया गया तो मैं गई, तो पता पड़ा कि मेरे आस-पास लड़के खड़े थे, जो वो मुझे गाइड कर रहे थे लेकिन वो भी इंग्लिश नहीं जानते। यानी आपको अटेंड करने के लिए बहुत से लोग हैं, जबकि जो बाहर से विदेश से आए सिर्फ 5 कवि थे, उसमें से 1 कवि मैं हिंदी बोल रही थी, बाकी सबको अरबी आती थी, एक इजिप्ट के थे, एक ईरान के इराक के थे और एक किसी और कंट्री के थे और इस तरह से हम 5 ही वहाँ पर कवि थे, लेकिन वो लोग आपस में अ, केवल अरबी में बात कर रहे थे और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं वहाँ पर क्या हूँ, क्यों हूँ? दूसरे दिन जब हम सुबह पहुँचे तो वहाँ पर ब्रेकफ़ास्ट में 50 सीट्स थी और वहाँ पर मुझे बहुत सी चाइनीज़ महिलाएँ दिखाई दी, जो अंग्रेज़ी जानती थी और मैंने उनसे बात की, तब पता पड़ा कि वो सब बिज़नेस वूमेन हैं, जो व्यापार के सिलसिले में ईरान आई हुई हैं और अ, मोस्टली चाइना के लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, लेकिन वो व्यापार में होने के कारण बढ़िया बिज़नेस बोल रहे थे। बहुत से भारतीय भी थे, जो वहाँ व्यापार करने आए और ये पता पड़ा कि यूरोपियन यूरोपियन देशों का सबसे अधिक मेकअप का ब्रांड है, वो ईरान में बिकता है। यानी एक बहुत अच्छा बिज़नेस हब था ये और उसी बीच में नाश्ता करने के बाद हमें सबसे पहले वहाँ पर एक गोलिस्तान नामक राजमहल पे ले जाया गया। अब गोलिस्तान राजमहल वो राजमहल है जो वहाँ के जो राजा थे, जिसमें जिनको बाहर निकाल दिया गया था, देश निकाला दे दिया गया था, उनका था। मुझे राजमहल देखने को बहुत कोई रुचि नहीं होती है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि क्या है इसमें देखने को? करीब-करीब सारे महलों में वही कि फ्रांस की आपके पास में शीशे हैं कटाई वाले या इटली के आपके पास वहाँ पर टाइल्स लगी है। प्रांतीय स्थान नहीं होता और इस महल में भी करीब-करीब ऐसा ही था। तभी बात करते-करते ये हुआ कि मुझे बोला कि चलो पीछे जाना है और क्योंकि ये लोग आपस में अरबी में बात कर रहे थे और वहाँ पर ये पता पड़ा कि यहाँ यहाँ पर पीछे उम्मीदवार बंधु में से एक सर इस्सा पीछे है, जो अपने एक म्यूज़ियम है, उसका वो उसकी देखभाल के लिए या उसका निरीक्षण के लिए आई हूँ। मैंने कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं था उनके बारे में, लेकिन मुझे थोड़ा-सा ट्रांसलेटर ने बताया कि सर इस्सा अ, हैं, वो शायद दुनिया के पहले यात्री हैं। ये 2 भाई थे और ये 2 भाइयों में से ये एक भाई है सर इस्सा, वो यहाँ रहते हैं ईरान में और वो दुनिया के सबसे पहले यात्रियों में माना जाता है, उम्मीदवार बंधु, उम्मीदवार हम लोग उम्मीदवार कहते हैं, उम्मीदवार वैसे उम्मीदवार बंधु यानी दोनों भाई थे और उनमें से ये एक ईरान में रहते हैं। पीछे इसी के पीछे एक म्यूज़ियम खुल रहा है, जहाँ पर उनकी यात्रा संबंधित सारी सामग्रियाँ हैं। तो हम जब वहाँ पर गए, तो देखा कि उनकी जो मोटर बाइक है, उनकी कार है, जिसमें पहली बार वो मोटर बाइक में गए थे, कार है,
उनके सारे चित्र, फ़िल्में, फ़ोटो आदि सब थे। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि उम्मीदवार बंधु के जो चित्र हैं, वो एक तरह से उस ज़माने के साक्षी हैं, जो हमें ये बताते हैं कि उस समय दुनिया कैसी थी, जब दुनिया में किसी प्रकार की सूचना और किसी प्रकार का मीडिया नहीं था। जब हम प्रदर्शनी हॉल में पहुँचे तो एक दुबले-पतले यूरोपीय वेशभूषा में सज्जन दिखाई दिए और मालूम पड़ा कि ये ईसा उम्मीदवार है, क्योंकि ईसा उम्मीदवार वैश्विक पर्यटक के सबसे पहले माने जाते हैं, पहले पर्यटक माने जाते हैं। और वहाँ मुझे दिखाई दिया कि पीतल के नटराज भी थे, जवाहरलाल नेहरू के साथ उनकी तस्वीरें भी थी और बहुत ही मीठा, मधुर संबंध से बोलने वाले, बहुत ही उन्होंने आत्मीयता से मुझसे बात की और बताया कि मैं जब भारत आया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने मेरा स्वागत किया था और मुझे हम दोनों भाइयों को बहुत अच्छी तरह से हमारा देखभाल की थी। अब उम्मीदवार बंधु कौन है? ये कहते हैं कि ये 2 भाई थे, ईसा उम्मीदवार और अब्दुल्ला उम्मीदवार। ये दोनों भाई अपने आप में बहुत महान माने जाते हैं, क्योंकि इनको पहला वैश्विक पर्यटक माना जाता है। ये उस काल में थे जब विश्व भ्रमण के लिए कोई नक्शा ही नहीं था, ना ही कोई संवाद की सुविधा थी और ये करीब 1954 की बात है, एक रविवार का दिन था और दोनों भाई मोटरसाइकिल लेकर $90 हाथ में लेकर, कैमरा और डायरी लेकर यात्रा के लिए चल दिए। उनके पास में विश्व संचार का कोई खाका ही नहीं था। हाँ, उनके पिता भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। वे बहुत सी कहानियाँ सुनाया करते थे, जिन्हें इन दोनों भाई अपनी रात को सुना करते थे। उनके पास बहुत सी कल्पनाएँ थी और जब वे युवा हुए तो पर्वतारोहण क्लब के मेंबर बने। तो उनकी मुलाकात एक फ्रांसीसी साइक्लिस्ट से हुई, जो पेरिस से वियतनाम तक साइकिल से गए थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो साइकिल से जा सकते हैं, तो हम मोटरसाइकिल से क्यों नहीं जा सकते? और उन्होंने पूरब की ओर चलना शुरू कर दिया। आप देखिए, पूरब की ओर चलेंगे तो क्या कौन आएगा? ईरान के बाद में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, तिब्बत, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपीन, वियतनाम, कंबोडिया, सियांग, हांगकांग, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इतने सारे देश करने के बाद उन्होंने प्रशांत महासागर को पार किया। निस्संदेह मोटरसाइकिल पे नहीं किया, उन्होंने जहाज में किया और उत्तरी अमेरिका पहुंचे। वहां से वे अलास्का और आर्किट सर्कस पे भी पहुंचे। 1958 में वे एस्किमो के साथ में रहे और उन्होंने उनसे सीखा कि एस्किमो लोग कैसे उस ठंड में, उस काल में, उस जगह पर रहते हैं और अपनी जिंदगी जीते हैं। उन्होंने जो दुनिया की प्राचीनतम जनजातियों के साथ में रहने की रहे रहने की कोशिश की, उनकी दिनचर्या का हिस्सा बने। इसके बाद वे दक्षिण अफ्रीका गए, जैसे मेक्सिको, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, कोस्टा रिका, पनामा, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलिविया आदि गए। और वहाँ पर क्योंकि ये जहाँ जाते थे वे वहाँ के शासकों से मिलते भी थे और वहाँ पर उन्हें कॉलेज में लेक्चर देने के लिए आमंत्रित भी किया जाता था। तो अब्दुल्ला उम्मीदवार वहाँ पर पहली बार प्रेम में पड़ गए। वहीं जब लेक्चर देने गए थे तो उन्हें वहाँ पर एक स्त्री से, लड़की से प्रेम हो गया और 5 साल वो वहीं रहे, चिली में रहे और वहाँ पर उन्होंने फ़िल्म कंपोज़ की। यानी पहली यात्रा में वो 7 साल दोनों लोग अपने देश से दूर रहे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि हमें अपने देश लौटना चाहिए और 1964 में वे इंग्लैंड होते हुए ईरान लौटे। उनके लौटने के 3 दिन के भीतर उनकी माँ की मृत्यु हो गई और जिससे उनका मन उचट पड़ा और उन्होंने फिर से
अब इस बार उन्होंने कार ली, तो ट्रेन कार थी और उन्होंने कुछ प्लान भी बनाया। उन्होंने सोचा इस बार दक्षिण अफ्रीका जाना चाहिए, कुवैत जाना चाहिए, साउथ अरबिया जाना चाहिए, सूडान गए, दक्षिण अफ्रीका के जंगलों में घूमे, उगांडा, केन्या, कोंगो, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, अंगोला, नाइजीरिया, घाना, अल्जीरिया, मोरक्को पहुंचे। इस तरह से 3 साल तक वे अफ्रीका में घूमते रहे और फिर बाद में अब्दुल्ला उम्मीदवार को चिली में जाकर बस गए और वहां पे उन्होंने विवाह कर ही लिया था और वहां पे उन्होंने एक फिल्म कंपनी शुरू कर दी। लेकिन इस साल वापस ईरान आ गए और एक वैज्ञानिक टीम का हिस्सा बने जो 90 दिन के लिए अंटार्कटिका जा रही थी। उसके कुछ समय बाद उम्मीदवार बंधु दुनिया की सबसे आदिम जनजाति मार्को पोल में गए और उनका सामाजिक अध्ययन किया। उन्होंने कभी भी कुछ भी यात्रा कोई लाभ पाने के लिए जहाँ जाते थे, जो खर्च होता था, जो कमा लेते थे, जो खर्च कर लेते थे और उनकी मोटरसाइकिल पे लिखा था कि हम सब अलग-अलग हैं लेकिन एक है। भिन्न-भिन्न है फिर भी एक है। जैसे कि हमारे यहाँ कहते हैं ना विभिन्नता में एकता का नारा। और इस तरह से उम्मीदवार बंधु अनजाने में ईरान के तो सांस्कृतिक राजदूत बन ही गए क्योंकि वो जिससे भी मिलते थे, राजा से मिलते थे, कबीलों से मिलते थे, संवाद करते थे। उनके पास में बहुत सारी तस्वीरें थी, फिल्में थी और इस तरह से उन्होंने जब भी वो और यही नहीं, वो जब जाते थे रास्ते में कोई स्कूल मिलता था, कोई कॉलेज मिलता था तो वो वहाँ भाषण देते थे। मुझे याद है कि मेरे बचपन में अचानक बताया जाता था कि भाषण देने आना है। पता पड़ा कि वो यहाँ से गुजर रहा है कोई और वो आके आपके यहाँ भाषण दे सकता था। बहुत प्लान नहीं होता था, तो उस समय सब ये भाषण देते थे और उनकी जो आप अगर फ़ोटो देखेंगे तो दोनों बहुत मजबूत कद-काठी के थे, जो बुढ़ापे में बहुत पतले लग रहे थे और बहुत ही खूबसूरत फ़ोटो लेते थे। जैसे एक नागा साधु है और वो शीर्षासन कर रहा है, लेकिन उसमें से एक बंधु उसको कंट्रास्ट करते हुए उसके बिल्कुल बगल में आलती-पालती मैंने बैठे। हाँ, कहते हैं कि वो कुवैत होते हुए पाकिस्तान गए थे, फिर भारत आए और नेहरू से मिले। दोनों मेधावी थे। उनको देश की राजनीति पे पकड़ थी। उन्हें मालूम था कि किससे मिलना चाहिए और उन्होंने भारत के लिए कहा लैंड ऑफ वंडर्स। उन्होंने कहा कि नेहरू चर्चिल के समान बहुत महान नेता है और उन्होंने जो जरस्तुर धर्म, जो ईरान का प्राचीनतम धर्म है, उनके अनुयायियों के बारे में भी भारत में खोज की। जब मैं मिली थी, ईसा की उम्र काफ़ी थी, शायद 90 के आस-पास होगी। लेकिन उनके चेहरे पर उम्र का कोई असर ही नहीं। बहुत बढ़िया अंग्रेज़ी, यूरोपीय पोशाक, नम्र और कहीं पे भी तत्कालीन ईरान का असर नहीं है, क्योंकि ईरान में अब अलग तरह की वेशभूषा चल रही है। ये युवाओं से बात कर रहे थे, उनको वक़्त दे रहे थे, वो मुझसे भी बात करते रहे, भारत की यात्रा के बारे में बताते रहे, नेहरू के बारे में याद करते रहे। और इस तरह से मैंने जो ईरान में पहले दिन, दूसरे दिन जो अनुभव किया, अद्भुत था। एक पर्यटक के लिए कैसा पर्यटक होता है। तब महसूस हुआ कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे ज़ाया कर देते हैं, कैसे व्यर्थ करते हैं। ना हम कोई कुछ करते हैं अपने लिए और ना ही हम दूसरे के लिए कुछ कर पाते हैं। ये पहला दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था और शाम को जब हम घर गुलिस्तान से वापस आए, तो मैंने महसूस किया कि मैं बहुत थोड़ी-थोड़ी सी अमीर हो गई हूँ कि मैंने ऐसे महान लोगों के साथ के दर्शन किए। अब मैं इसी यात्रा के अगले खंड के बारे में फिर अगले खंड में मैं बताऊँगी। शुक्रिया। धन्यवाद।